नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और हम पहले बात करते हैं एक नसीहत की, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बच्चियों से दुष्कर्म के एक मामले के दौरान कही। उन्होंने कहा, बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये एक ऐसा संदेश है जो सिर्फ इस मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए है। आए दिन बच्चियों के शोषण, दुष्कर्म, बलात्कार की खबरें आती रहती हैं। कई राज्य कानून बनाने की राह पर हैं। 2012 के निर्भया मामले के बाद भी कानून बना, वो कितना कारगर रहा, ये एक सवाल है। निर्भया फंड बना तो कितने राज्यों ने उसका पूरा इस्तेमाल किया? बहरहाल, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बयान ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की 2 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी के दौरान कहा। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने लड़कों को महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करने के लिए शुरुआत से ही पढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। और वाकई में निर्भया कांड को भी लेकर हाल में ही कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ है, नए कड़े कानून बन रहे हैं। शक्ति, दिशा नाम के तमाम कानून, अपराजिता कानून भी बनने की राह पे अभी फिलहाल विधेयक के तौर पर हैं। लेकिन ये सब कितने कारगर हैं और जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नसीहत है, आइए उस पर गौर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीमा समृद्धि हैं, एक बहुत जानी मानी एडवोकेट हैं, जो कि हाथरस, उन्नाव तमाम मामलों में उन्होंने उसकी पैरवी की है। सीमा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये टिप्पणी आई, बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अपने आप पे मुझे लगता है सिर्फ इस केस तक ही सीमित नहीं है, हम सब के लिए है, हमारे समाज के लिए है। कानून कैसे इसे देख रहा है, कैसे हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए मैम, क्या है कि ये टिप्पणी नो डाउट कि इसका ये स्वागत योग्य है, लेकिन अगर हम डेटाज की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। करीब 90 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं जो साक्षरता दर है। तो बेटे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर कारण क्या है कि वो बेटे जो पढ़ रहे हैं वो बेटियों के अगेंस्ट में क्राइम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि उन बेटों के अंदर वो एक्सेप्टेंस डेवलप करी जाए कि आगे बढ़ती हुई बेटियों को, उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी चीजों को, उनके वर्क प्लेस पे वर्क को वो एक्सेप्ट करना सीखें। तो उनको लड़कों को सेंसिटिव बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जितने भी हमारे पास कानून हैं, उन कानूनों का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और जो इस तरीके की टिप्पणी है, नो डाउट स्वागत योग्य है, लेकिन एक और चीज, बेटियों को बचाओ, तो बेटियों को किससे बचाओ? तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियों को आखिर डर किससे? बेटियां तो पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं और वो अपने आप को प्रूव भी कर रही है। तो सबसे ज्यादा जिन लड़कों को हम एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, वो लड़कों की भी एजुकेशन अगर रेशियो देखा जाए काफी अच्छा है, लेकिन वो सेंसिटिव नहीं है। वो फीमेल को तो अभी भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ इस तरीके से ना उसको पढ़ा जाए कि ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट है, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अगर विमेन के लिए सेंसिटिव बनाने की बात हो रही है, विमेन के अधिकारों की बात हो रही है, तो वो एक्चुअल में समाज में इम्प्लीमेंट हो और जो लड़के हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करें, उसको सिलेबस का पार्ट नहीं समझे कि महिला अधिकार क्या होते हैं, महिलाओं के साथ हमें किस तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट उनके लिए क्या काम कर रही है। ये एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन। सीमा, यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, आपने बहुत अपराधियों से बातचीत की होगी जो ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं। क्या सोच होती है? क्या सज़ा के बाद कुछ बदलाव आता है? क्या आपने पाया है? देखिए मैम, अगर हम केसेस की बात करें तो एक सबसे पूरे देश जान रहा था, निर्भया केस की बात करें। निर्भया केस में ही जो 4 अपराधियों को फांसी की सजा कराई, उसमें एक अपराधी था मुकेश सिंह। उसका बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया था डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड होने के बाद। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको अवॉर्डेड किया डेथ पेनल्टी से, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, उसके बाद का इंटरव्यू है। उसमें वो कह रहा है कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तो लड़कियां हैं, वो 8 बजे क्यों निकलती हैं, उनको घर में रहना चाहिए
और ये खुद प्रोवोक करती हैं अगर ये रात में निकलती हैं। तो मैम मुझे लगता है कि ऐसे क्रिमिनल्स की मानसिकता में भी कोई बदलाव मुझे नहीं दिखाई पड़ता। दूसरा एक और केस की मैं डिस्कस करूंगी। अभी मैं रिसेंटली श्रद्धा विकास वॉलकर का केस देख रही हूँ, जिस बिटिया के 35 पीसेस कर दिए गए। ये इवन की सीमा ही नहीं, जितने लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, आईओ, पुलिस ऑफिसर्स, वहां पर जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जज में, मतलब जो एक्यूज है वो लिटरली कोर्ट रूम में हंसता है, उसको बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल कोई तरीके का रिग्रेट नहीं है। तो ऐसा माइंडसेट आखिर डेवलप क्यों हो रहा है, ये तो वाकई में विचार करने वाला है। और दूसरा मैम एक और चीज मैं कहूंगी कि जितने लोगों का कन्विक्शन हो रहा है, क्या उनका हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं जेल में जाकर के कि उनके अंदर कोई रिग्रेट है, उनके अंदर कोई बदलाव आया? ये मॉनिटरिंग, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बहुत जरूरी है कि ये क्रिमिनल्स आखिर इतना हीनियस क्राइम करने के बाद भी इतने स्टेबल कैसे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात की कि मानसिक तौर पर एक उनकी चिकित्सा का पूरा जायज़ा लिया जाना चाहिए, किस तरह की उनकी मनस्थिति है, सज़ा के बाद भी क्या कुछ बदलाव आया कि नहीं, और इस तरह हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। एक वेलफेयर स्टेट की एक तरह से ये भूमिका होती है। संक्षेप में सीमा, ये भी कि आप क्या गुजारिश करेंगी समाज से, क्योंकि जब हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे तो उसमें जो माँ पिता आते हैं, दादा दादी, नाना नानी आते हैं, समाज के तमाम वर्ग के लोग आते हैं, कि हमें जो नज़रिया अपने लड़कों का लालन पालन किस नज़र से करें, उसमें ही बचपन से बदलाव लाने की ज़रूरत है। शायद ये बार बार हमें दोहराना पड़ता है, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन शायद ज़रूरत है कि अगर कोई सुन रहा हो तो शायद किसी के मन में बदलाव आए और ये एक जो रुख है अपने बच्चियों की तरफ, बेटियों की तरफ, वो बदले। मैम देखिए, बार बार क्या, 1000 बार या लाख बार भी हो, तब भी हम लोगों को बोलना पड़ेगा और बोलना ही चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि निरंतर ऐसे अपराध होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने जितना फील किया है मैम, जितना भी मैं वर्क कर रही हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हमने एक तरफ तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स चलाए हुए हैं और उसके तहत हमारी फीमेल आगे भी बढ़ रही है, एजुकेशन भी अच्छी ले रही है, वो बाहर भी निकल रही है, वर्क प्लेस पर काम भी कर रही है। लेकिन जो पेरेंटिंग है, जहां अपब्रिंगिंग हो रही है बच्चों की, वो बच्चों को हम अभी भी वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर डेवलप नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, इनकी तरफ से जितनी भी प्लानिंग्स चल रही हैं विमेन को एम्पावर्ड करने की, उन सारे प्लानिंग्स के साथ में मेल पर्सन को भी एसोसिएट करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज जहां पर बच्चा एलकेजी यूकेजी में पढ़ने जा रहा है, जो कि मैं कहूंगी एकदम वो खाली होता है, उसके माइंड में सोसाइटी का अभी वो एक नेगेटिव पक्ष नहीं गया होता कि फीमेल को ऑब्जेक्ट समझा जाए, फीमेल अभी दोयम दर्जे पर है। तो उस बच्चे में हम जो डालेंगे वो सोसाइटी के रूप में बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो क्यों ना सरकार इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जिसमें जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय के हैं, ये यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं, और जब ऐसी पेरेंटिंग मीटिंग हो तो उसमें पेरेंट्स को भी उनके साथ एसोसिएट करा जाए। तो मैम वो दिन दूर नहीं कि ये बदलाव हम बहुत अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ कि हम अपनी बेटियों को बचा भी पाएंगे, ये प्रिवेंटिव वर्क हो जाएगा। बिल्कुल, नींव से ही, जड़ से ही हमें अपने शिक्षा पर एक बार फिर से गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सीमा आप हमारे साथ बने रहिए, एक और मसला उस पर आपकी राय भी लेंगे। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र की शीर्ष संस्था जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एमबीबीएस कोर्स को लेकर नई कॉम्पिटेंस बेस्ड मेडिकल एजुकेशन यानी सीबीएमई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। एनएमसी ने एमबीबीएस के फॉरेंसिक मेडिसिन सिलेबस को संशोधित किया है, जिसके मुताबिक सोडोमी और लेस्बियनिज्म को अप्राकृतिक यौन अपराध कैटेगरी में रखा गया है। अब छात्रों को हाइमन के महत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा, वर्जिनिटी की परिभाषा के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफ्लोरेशन के चिकित्सकीय और कानूनी महत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स को 2022 में मद्रास हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर मॉड्यूल को संशोधित करते हुए उस समय हटा दिया गया था। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोडोमी और समलैंगिकता अप्राकृतिक यौन अपराध है। इस पर एलजीबीटीक्यू समुदाय को थोड़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि गाइडलाइंस उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण था।
तो आइए इस पर आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा कुछ जानकारी दे रहे हैं, फिर हम कुछ जानकारों से बात करेंगे। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मेडिकल स्टूडेंट्स के फॉरेंसिक मेडिसिन के कोर्स को इस साल बदल दिया है। नई गाइडलाइन के तहत सोडोमी और समलैंगिकता अप्राकृतिक यौन अपराध हैं। दरअसल नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 2022 में केरल हाई कोर्ट के निर्देश पर सिलेबस में बदलाव किया था, लेकिन अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने फिर से पुराने नियम को लागू कर दिया है। नए नियम के तहत अब फॉरेंसिक मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को वर्जिनिटी, हाइमेन का महत्व, डिफ्लोरेशन की परिभाषा और कानून के नज़रिए से इसकी अहमियत जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। दरअसल 2022 में LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति शिक्षा को और समावेशी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इन विषयों को हटाकर सहमति से बने समलैंगिक संबंधों के साथ साथ अनाचार, व्यभिचार और पशुओं से यौन संबंध जैसे गंभीर विषयों के बीच अंतर स्पष्ट किया था। यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को यौन अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। और हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स। साथ ही हमारे साथ अशोक राव कवि, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समलैंगिकता के लिए सबसे पहले से आवाज़ उठा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले डॉक्टर मिश्रा, आपसे ये सवाल कि जो ये गाइडलाइंस फिर से चेंज की गई हैं, आप इनको कैसे देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको अप्राकृतिक इस तरह से नहीं कहा है, लेकिन अब आपका क्या आंकलन, क्यों इनको दोबारा लाया गया? नहीं, मेरा ये मानना है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन का दायरा भी नहीं है और ना उन्होंने इस बात को आपराधिक या इलीगल और लीगल कोई उन्होंने ऐसी परिभाषा नहीं दी है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ इसको, वो जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं छात्राएं, उनको इन टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना है, क्योंकि ये लोग तो खाली MBBS में पढ़ेंगे इसको। जो रिपोर्ट वगैरह बनेगी वो तो फोरेंसिक मेडिसिन का जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग जाएंगे वो करेंगे। और उसके सिलेबस में देख रहा था, उसमें इस तरह का कोई आपराधिक, और इसमें भी कोई ऐसा नहीं लिखा कि वो अपराध माना जाएगा। हाँ, उन्होंने अननेचुरल अवश्य ये शब्द उपयोग में लाया है। अब इसको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए थे उसमें क्या क्या शब्द, उन्होंने काफ़ी कुछ शब्दों को कहा था कि इस तरह के शब्द न इस्तेमाल में आए, तो वो देख के फिर हो सकता है NMC इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो ये 10+2 करके छात्र छात्राएं आते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं कि भाई बेस्टेलिटी क्या होती है, या इंसेस्ट क्या होता है अंग्रेजी में जो हम कहते हैं, या लेस्बियनिज्म क्या होती है, सोडोमी क्या, या समलैंगिकता क्या होती है, गे कौन होता है, इसकी परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे हम देखते हैं इतनी चर्चा पूरे राष्ट्र में हो रही है रेप के बारे में, विषय में महिलाओं के साथ, तो इसमें इस समलैंगिक संबंधों में भी ये समस्या आ सकती है आगे, क्योंकि इसको लीगल बना दिया गया है। और अगर उनको ये नहीं पता होगा कि ये क्या होता है और इसकी फाइंडिंग्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, अगर कोई मेडिको लीगल केस आता है, तो मैं समझता हूँ ये वहीं तक सीमित है। ये हमारा दायरा भी नहीं है कि हम इसको अपराध कहें या अपराध न कहें या अननेचुरल प्राकृतिक कहें, ये हमारा दायरा नहीं है। जब इसको लीगलाइज कर दिया गया है देश की सुप्रीम कोर्ट से के द्वारा, तो सबको वो तो मानना ही है और मान भी रहे हैं। बिल्कुल तो सर, थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी के माध्यम से तक ठीक है, लेकिन अप्राकृतिक कहेंगे तो फिर बच्चों के जहन में वो बैठ जाएगा अप्राकृतिक। अशोक राव कवि साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो ये नई गाइडलाइंस आई हैं? हालांकि आपका क्या विचार? बिल्कुल गलत है। बात ऐसी है, हम पहले से कह रहे हैं, गए 10 बरस से कह रहे हैं कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स जरा संभालिए, उनको रीराइट करना है,
क्योंकि अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को परवर्शन मान रहे हैं और कुछ भी नई बातें नहीं आ रही है। और ये सब जगह हो रहा है, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन में नहीं। आपने सुना होगा कि ये इसमें भी बात वही चल रही है, द राशन कार्ड, जॉइंट अकाउंट्स। जब जॉइंट अकाउंट ओके किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप बैंक में जाओ तो आपको पूछते हैं कि आप आपके संबंध क्या है, ये क्या है, सबके सामने पूछना तो कोई जाएगा ही नहीं। सो दैट वे ये जैसे चूहा थोड़ा यहाँ से वहां से खाते रहता है, वो ऐसी बात है। 10 बरस से मैं कहता था कि मेडिकल एजुकेशन की किताबें हैं वो गलत हैं, और हमारे ये गेज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स करके है एक ग्रुप जो जाकर कह रहा है, उन खत लिखे हैं, बहुत सारी बातें की है, लेकिन फिर भी कोई लेता नहीं है। नोबडी इज टेकिंग इट अप। बात तो वही के वही रह रही है। तो अभी ये 6 बरस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आने से, फिर भी कोई मुझे नहीं लगता है कोई ये है, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल ऑन एनी ऑफ दीज इश्यूज। और ये जो कह रहे हैं वो गलत ही नहीं है, लेकिन ये डिफ्लोरेशन और ये बकवास है। आप बहुत सारे के जानते हैं कि डिफ्लोरेशन हैज गॉट नो कनेक्शन नाउअडेज टू सेक्सुअलिटी। आप साइकिल पर जाइए तो डिफ्लावर हाइमेन भी टूटता है। ये सब कहाँ से आ रहा है? दिस इज नॉट अलाउड इन एनी एजुकेशनल मॉड्यूल दैट आई नो ऑफ, लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बार बार हम उसी रिकॉर्ड की तरफ आ जाते हैं। सीमा, आप कानून क्या कहता है, कानून कैसे देखेगा जो ये नई गाइडलाइंस आई हैं? हालांकि डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि इनको रिवाइज किया जा सकता है, पढ़ाने के महत्व के नज़रिए से इसे देखें, लेकिन कानून क्या कहेगा इस पर? मैम बिल्कुल, मैं मानती हूँ सर की बात से, मैं टोटली एग्री करती हूँ मिश्रा सर की बात से कि जो कोई भी अगर टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं तो उसकी अगर हम लार्जेस्ट एस्पेक्ट में इंटरप्रिटेशन करेंगे, देखेंगे, तो फिर ये तो गलत हो गया, ये क्राइम हो गया। क्योंकि एक तरीके से आप उस सिलेबस में पढ़ा रहे हैं कि ये क्राइम है, अननेचुरल की आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी में कोई 2 पर्सन, चाहे वो सेम जेंडर के हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, ये क्राइम नहीं हो सकता है। वो अगर सेम सेक्स मैरिज तक अभी भारत में हम लोग पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बहुत सारे राइट्स की बात की है, जो सेम होमोसेक्सुअल जो लोग हैं, एलजीबीटी के लोग हैं, उनके बहुत सारे राइट को प्रोटेक्ट किया है। और हमने 377 जो आईपीसी में था उसको हमने इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसमें अननेचुरल सेक्स की ही बात की गई थी। और अगर हम ये सिलेबस में पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये क्राइम है, भले ही एक वो टर्मिनोलॉजी है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है, और उसी चीज को आप अगर नए सिलेबस में टेक्स्ट बुक में ला रहे हैं कि ये गलत है, ये अननेचुरल है। जब ये अननेचुरल है तो फिर वो क्राइम हो गया वहां पर जाकर के। तो मैम ये मुझे लगता है दोबारा से एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत है इसको, क्योंकि वो टर्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में जब वहाँ इंटरप्रिटेशन होती, लोग उसको कैसे फिर इंटरप्रिटेट करेंगे कि उसको तो आपने एक तरफ हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो क्राइम है। बिल्कुल, आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं, उनको एक बार फिर से गौर करने की ज़रूरत है। और इन्हीं मामलों से जुड़ी एक और जानकारी हम केरल से दे दें, जहां मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को लेकर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के बाद हंगामा मचा हुआ है। अभिनेत्रियों के साथ यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, दुष्कर्म की शिकायतों के मामले में एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। केरल पुलिस ने मंगलवार को मलयालम एक्टर निविन पॉली, एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक महिला समेत 4 के खिलाफ सामूहिक बलात्कार अन्य आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले साल नवंबर को 15 दिसंबर के बीच दुबई में कई बार उसका यौन शोषण किया गया। निविन पॉली ने इस सारे आरोपों को हालांकि गलत और झूठ बताया है।
बात जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो खूब हलचल यहाँ पर घाटी में रही। हर पार्टी अपनी ज़मीन खोजने में लगी रही और एक दूसरे पर वार करती रही। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के एलजी को राजा बताया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और एनसी को एक दूसरे की प्रॉक्सी बताया। ये तस्वीरें बताती हैं कि घाटी में नए समीकरण पक्के हो चुके हैं। कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को कश्मीर के आवाम को उनकी पहचान वापस दिलाने का यानी राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया और बीजेपी पर खुलकर हमला बोला। जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ ये अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की राजनीति में सिर्फ एक प्रॉक्सी पार्टी का काम कर रही है। लोग उनके द्वारा किए गए वादों पर भरोसा नहीं करते और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि राज्य का दर्जा बहाल जल्दी किया जाएगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है उसका एहसास अब हुआ। जो लोग खुद मुख्तियारी या ऑटोनॉमी की बात करते थे, उन्होंने खुद मुख्तियारी की आड़ में यहाँ के अवाम को एक खानदान का गुलाम बना दिया। पहली बार जमहूरियत का एहसास भी हुआ है, जमहूरियत का अमल सामने आया है और लोग बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी गई है। हमने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस जम्मू कश्मीर को गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार ने दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया था, इसे एक टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ विकास व विश्वास को खड़ा करके इसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और रहेगा। वैसे बुधवार के दिन घाटी में सियासी पारा खूब चढ़ा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से पर्चा भरा और बीजेपी पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के जरिए प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। वहीं अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी पर्चा भरा और जमात के चुनावों में हिस्सा लेने को एक अच्छी पहल बताया। टीम में लाने के लिए अगर किसी को भी टिकट दी जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है। अब जहाँ तक उस जमात का ताल्लुक है, जिस जमात से राम माधव जी ताल्लुक रखते हैं, वो जरा देखिए उनकी सफ़ों में भी उनके मेंबर भी साबिका मिलिटेंट्स या जो ये कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। जो भी यकीन रखता हो हिंदुस्तान की आईन पे, उसको हक है लड़ने का। इन चुनावों में अपनी पहचान सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पार्टी उन्हें उनकी पहचान यानी राज्य का दर्जा वापस दिलवाएगी वो उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जो भी हो। इस बीच सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने में लगे हुए हैं। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कश्मीर से इस रिपोर्ट के बाद बात हरियाणा की। यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर खबर है नौकरियों से जुड़ी हुई। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम करने के लिए हजारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स लाइन में हैं। नौकरी पक्की नहीं है, वेतन भी महज 15,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन 2.25 लाख लोग इसके लिए लाइन में हैं। इनमें से तकरीबन 40,000 लोग ग्रेजुएट हैं, लगभग 6,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने नौकरियों के लिए अर्जियां मंगाई हैं। जिनको चुना जाएगा उनको अलग अलग सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों और निकायों में काम दिया जाएगा। बिजनेस स्टडीज में डिप्लोमा के साथ पोस्ट ग्रेजुएट एक शख्स ने इस नौकरी के लिए अर्जी दी है। उनका कहना है कि एक निजी स्कूल में पढ़ाने पर उनको महज 10,000 रुपये मिलते हैं। उसे देखते हुए सफाई कर्मचारी की नौकरी उनको ठीक लग रही है।
तो देश की बात में बात अब मौसम के बिगड़ते मिजाज की। दक्षिण भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोग भारी बारिश से परेशान हैं। दोनों राज्यों में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। कभी बोट से तो कभी जेसीबी पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की, उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने 4 घंटे तक अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी भी ली, जायजा भी लिया। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बाढ़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 200 से ज़्यादा कारें बाढ़ के पानी में डूबी नज़र आ रही हैं। बाढ़ में डूबी ये गाड़ियां बताई जा रही हैं बिल्कुल नई हैं। इन कारों के चारों तरफ सिर्फ पानी है। बता दें कि बाढ़ से विजयवाड़ा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये एक बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाढ़ के बीच बाहुबली फिल्म स्टाइल में बच्चे का रेस्क्यू किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गर्दन तक के पानी में डूबे 2 लोगों ने बच्चे को एक प्लास्टिक के डब्बे में रखकर धीरे धीरे बाढ़ के पानी में होते हुए बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तेज़ बारिश और बाढ़ के चलते रेलवे सर्विस पर भी असर पड़ा है। तेलंगाना के इंटिकाने के पास पटरियां भी उखड़ गई हैं। अब तक रूट को सही कर लिया गया है। एक खाली ट्रेन को भी यहां से निकाला गया। बताया जा रहा है कि जल्दी इस रूट पर ट्रेन सर्विस सामान्य कर दी जाएगी। और किस तरह का हालात हैं इस समय, ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधी। आंध्र प्रदेश सरकार की पूरी अब फोकस है रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन पर। उनका कहना है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं विजयवाड़ा में बाढ़ की वजह से, और उन इलाकों में खाना और पानी पहुंचाने का काम प्रशासन कर रही है। 62 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और 100 तक का फायर इंजन लाए जा रहे हैं ताकि घरों को साफ सुथरा किया जा सके, ताकि वो घर में अपने वापस पहुंच जाएं। चंद्रबाबू नायडू खुद एक जेसीबी में बैठकर गए थे। 3-4 घंटे तक 25 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की सिर्फ जेसीबी में बैठकर, यही जानने के लिए कि लोगों की दिक्कतें क्या आ रही हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और आज बुडमेरू जो एक नदी, कृष्णा नदी का एक जो ट्रिब्यूटरी है, उसमें फ्लडिंग की वजह से विजयवाड़ा में पानी आ गया था और उसमें जो ब्रीचेस हुई हैं उनको भरने की बात हुई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये पूरे टूट गए थे, वो एरिया टूट गया था जगन मोहन रेड्डी के वक्त पर, और आज उनको रिपेयर करने का काम नारा लोकेश को सौंपा गया। दूसरी तरफ तेलंगाना में अभी आदिलाबाद, आसिफाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद जैसे इलाकों में बताया जाता है कि काफ़ी बारिश हुई है और सिंगरेनी कोलियरी कोयले का जो काम होता है वो भी रुक गया है। और उनका ये भी कहना है कि मुलुग एक ज़िला है जहाँ पर 1 लाख तक जो पेड़े हैं वो गिर गए थे बहुत टोर्नाडो जैसे हवा आने की वजह से, और उनको भी अब करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो ये एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर माना जाएगा। विजयवाड़ा में जो विजुअल्स निकल रही हैं, जैसे कि एक यार्ड में 200 से ज़्यादा नई गाड़ियां थी और वो पूरे पानी में पड़े हुए हैं। इसके अलावा हज़ारों की संख्या हर जगह में गाड़ियां मिट्टी के अंदर भी बह गई हैं, तो उन सबको निकाल कर रिपेयर और इंश्योरेंस का काम भी अब जारी है। और राजस्थान की अब बात कर लेते हैं। वहाँ पर भी बरसात से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।
जगह जगह नदियां उफान पर हैं। जोधपुर जैसलमेर में भी तेज बारिश का असर दिख रहा है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। पटरियां हवा में झूल रही हैं क्योंकि इनके नीचे से जमीन सरक गई है। नजारा जोधपुर के ओसियां का है। भारी बारिश ने दक्षिण और पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को समुद्र में बदल दिया है। माही बांध के सभी गेट खोलने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है और धाम को जोड़ने वाले 3 पुलिया पर पानी की चादर चल गई है। वहां 5 से 60 फुट पानी जमा है और कई लोग फंसे हुए हैं। जब तक पानी नहीं उतरेगा, बेणेश्वर से नीचे आने का रास्ता बंद रहेगा। उदयपुर में भी बारिश की वजह से तालाब लबालब हो रहे हैं। आयड़ नदी उफान पर है। अहमदाबाद और उदयपुर के बीच लंबा जाम लग गया है। जैसलमेर में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी उफान पर है। जैसलमेर के चूंधी गणेश मंदिर में कक नदी का पानी पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के ठीक पहले गणपति का जल अभिषेक दिख रहा है। पूर्वी राजस्थान में दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में भी नदी नाले उफान पर हैं और तालाब भर चुके हैं। पांचना बांध का पानी भरतपुर की घना अभयारण्य तक पहुंच चुका है, जो परदेसी परिंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जयपुर और अजमेर को पीने का पानी पहुंचाने वाला बीसलपुर बांध भी अब बस छलकने ही वाला है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ये खबर उन लोगों के लिए है जो चश्मे लगाते हैं। भारत में जल्दी एक नई आई ड्रॉप आने वाली है। अब कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से चश्मा हट सकता है। इस आई ड्रॉप को भारत की मेडिसिन नियामक एजेंसी DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी भी दे दी है। इसका नाम है प्रेसवू। ये आई ड्रॉप मुंबई बेस्ड एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने प्रेसबायोपिया के इलाज के लिए विकसित की है। इससे प्रेसबायोपिया से पीड़ित लोगों में ब्लर विजन को हटाने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि दवा न केवल पढ़ने के चश्मे की ज़रूरत को ख़त्म करेगी बल्कि आंखों के लुब्रिकेशन का काम भी करेगी। ये दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकेगी। साइबर ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला हाईबॉक्स नाम के ऐप से जुड़ा है, जिसके जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के पास 20 से ज़्यादा शिकायतें आईं। उत्तर पूर्वी साइबर थाने में FIR दर्ज होने के बाद ये मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र किया गया। साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने के लिए कुछ बॉलीवुड हस्तियों और नामी यूट्यूबर्स से ऐप का प्रचार करवाया था। इनमें रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान शामिल हैं। हाईबॉक्स ऐप में 300 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से निकलने वाला सामान इसी प्लेटफॉर्म पर 1% से ज़्यादा रकम पर खरीद लिया जाता था। मगर ठगे गए लोगों की परेशानी ये है कि पिछले 2 महीने में उन्होंने बॉक्स खरीदने के लिए पैसे लगाए, लेकिन वापस कुछ भी नहीं मिला है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा। हाईबॉक्स नामक एक ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को मोटी कमाई का झांसा देकर करीब 100 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो ऑनलाइन ऐप है वो एक ऐसी ऐप है जहां पे लोगों को बॉक्सेस मिलते हैं। लोग बॉक्सेस खरीद सकते हैं, करीब 300 से लेकर 1 लाख तक के बॉक्सेस खरीद सकते हैं। और खास बात ये है कि अगर बॉक्स में जो सामान है वो लोगों को नहीं पसंद आया तो वो इसी ऐप के जरिए वापस से उस बॉक्स को बेच सकते हैं करीब 1% ज़्यादा रकम पे, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। मान लीजिए कि अगर उन्होंने 1 लाख का एक बॉक्स खरीदा तो वो अब उसे वापस इस ऐप पे 1,01,000 रुपए में बेच सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस ऐप ने किस तरह से ठगी की है। तो पहले इस ऐप ने लोगों का विश्वास जीता। कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनसे इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स कराए, जिससे इन्होंने लोगों का विश्वास जीता और फिर लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने लगे। शुरू किया लोगों ने और लोगों के पैसे फंस गए। शुरू में तो
कुछ लोगों को पैसे मिले, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कोई भी वो जब पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करते थे तो उन्हें उनके पैसे नहीं मिलते थे उन्हें, और उनके पैसे फंस गए। और इस घटना के जो शिकार हैं वो कोई एक इंसान नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस घटना के शिकार हो चुके हैं। और उत्तर पूर्वी थाना में कुछ FIRs भी दर्ज किए गए हैं, वहाँ के साइबर सेल में कुछ FIRs दर्ज किए गए हैं, और लोग जो है वो परेशान हैं और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं हिम्मत करके, और अपनी जो समस्या है वो बता रहे हैं। तो इस मामले की जांच करने के लिए हम नोएडा में सेक्टर 126 में, जहां फॉर्च्यून 1 है, वहां पे इसकी ऑफिस हुआ करती थी पहले, तो वहां पहुंचे तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बताया कि ये कंपनी कुछ महीनों पहले जो है वो बंद हो गई है। और ये जो कंपनी है वो जब बंद हो गई तो उसके बाद कस्टमर्स जो है वो यहाँ आना शुरू हुए परेशान होकर, क्योंकि उनके जो पैसे थे वो फंस गए थे। तो जब कस्टमर्स जो है वो उन्होंने यहाँ आना शुरू किया तो हमेशा वो यही पूछते थे कि कंपनी कहाँ गई। तो इनके पास जो एम्प्लॉयज़ के नंबर्स थे वो जो कस्टमर्स हैं उन्हें देते थे, लेकिन कस्टमर्स जब उन पे कॉल करने का कोशिश करते थे तो वो सारे जो नंबर्स हैं वो स्विच्ड ऑफ आते थे। तो इस ठगी का जो शिकार है इस ठगी के जो शिकार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और जो पुलिस है वो भी इस मामले में जांच कर रही है, साइबर सेल भी इस मामले में जांच कर रही है, और उनका भी कहना है कि अभी तक लगभग 20 FIR दर्ज हो चुके हैं, और उनका भी कहना है कि जो संख्या है वो इससे कई ज़्यादा हो सकती है इस ठगी की। और वो लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सामने आए और अपनी समस्या को बताए, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके और इस बात को जाना जा सके कि किस तरह से इस कंपनी ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस ठगी को अंजाम दिया है। और साइबर सेल जो है वो ये भी जान पाए कि किस तरह से जो ये ठगी है उसे अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें है कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस मामले की तह तक पहुँचना चाहते हैं कि कौन कौन से जो लोग थे वो इसमें शामिल थे, और किस तरह से ये पूरी घटना जो है वो हुई है, और किस तरह से जो लोग हैं उनके जो पैसे हैं वो फंस गए हैं, और किस तरह से उन्हें वापस रिट्रीव किया जा सकता है, उन्हें वापस लाया जा सकता है। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने बात की दिल्ली की पूर्व DCP LN राव से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर DCP LN राव जी, तो हम इनसे बात करेंगे हाईबॉक्स ऐप पे जो स्कैम हुआ है उसके बारे में। सर, हमें बताइए कि हाईबॉक्स ऐप जो है उस पर अभी 1000 करोड़ की ठगी, 100 करोड़ की ठगी की गई है, तो कैसे ये चीज़ होता है, किस तरह से ये इस तरह की ऐप्स जो है वो काम करती है? देखिए, जो ऐप्स का टाइम जब आ रहा है, जो अभी ऐप्स के थ्रू जो लोग चीटिंग करते हैं, बहुत से सोशल मीडिया में ऐप्स और दूसरी कई चीज़ें बनाकर लोगों को लुभावने वादे करते हैं, और इसमें बॉक्स में भी ऐसा लुभावना वादा करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए गेमिंग टाइप है। लोगों को इस प्रकार से उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट के लालच में लोग आगे इसमें पैसा लगाते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली जैसे गेमलिंग में कुछ अल्टीमेटली हारना ही होता है, इसमें भी यही बात लग रही है कि ऐसे जो बॉक्स ऐप के थ्रू जो पैसा लगाते हैं उन आदमियों को अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ता है। और जो अभी ये बातें पता लगी हैं, कंप्लेंट्स हो रही हैं, शायद FIR भी हुई हैं कहीं ईस्ट दिल्ली में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो इसका पता लगाने के बाद देखेंगे कि कौन कितने आदमी किसने किस प्रकार से चीटिंग या उसमें किया है, और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी आगे देखने को मिलेगा। सर, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इन ऐप्स के झांसे में ना आए। किसी भी प्रकार का कोई भी लालच कोई देता है किसी को, तो वो लालच में ना आए, वो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और जो आदमी लालच में आएगा, कोई भी, आप ये मान के चलिए कि कोई भी इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है। जब भी कहीं पे आपको लगता है कि आपको फ्री दिया जा रहा है या आपको मल्टीपल आपको प्रॉफिट होगा, और इस प्रकार से कि आपको इतना लगाओगे इतना पैसा मिलेगा, तो इस ऐसे झांसे में ना आए उनके लोगों के। लेकिन ये जो लोग हैं जो ऐसे चीटिंग करने वाले हैं, वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी आदमी ऐसे झांसों में जल्दी आ जाता है, लालची जो है ना, हम लोग लालच में आ जाते हैं, तो लालच के चक्कर में, और ये ख़ास तौर से टारगेट करते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स को, या कोई ऐसे जो बिजनेसमैन है जिनको जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की ललक होती है, तो ये अपने डेटाबेस से निकालते रहते हैं किस आदमी से कैसे करना है, और वो फिर ऐसे ऐप्स में उनको फंसाकर उनका पैसा ऐंठ लेते हैं, और फिर वो इस प्रकार से चीटिंग करते हैं। तो सर, अभी तक कुछ आइडिया कि कितने कंप्लेंट्स आए हैं इस रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर हाईबॉक्स ऐप के रिगार्डिंग?
अभी तक जो न्यूज़पेपर से पता चला कि काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, मे बी इन हंड्रेड्स, बट बहुत से लोग होंगे जो ऐसी उसका शिकार हुए हों। शायद आपके इस टीवी माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि इसमें कंप्लेंट भी होती है। बहुत से लोग इस बारे में कंप्लेंट इसलिए भी नहीं करते हैं कि कोई पता नहीं पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी। तो इसमें मेरा सभी से गुजारिश ये है कि जो भी इसे चीटिंग के शिकार हुए हैं वो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन लोगों तक पुलिस पहुँचेगी और जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लोग आएंगे, सामने आएंगे, तो फिर इनका ये जो चीटिंग करने का जो धंधा है ये रुक जाएगा। और ऐसे एक्शन लेने से अगर ये आदमी अरेस्ट होते हैं, एक्शन लिया जाता है, इनसे पैसे रिकवर होते हैं, तो बहुत से लोग आगे जो ये काम करने वाले दिख रहे हैं कि वो करने की वो रखते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, तो उनके ऊपर भी एक लगाम लगेगी।